12वीं कक्षा राजनीतिक विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हमारी बुक चल रही थी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो इसका हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे, इरा ऑफ वन पार्टी डिमेंस, एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो इससे पहले हम 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा तीसरा लेक्चर है, तीसरा और अंतिम लेक्चर है। तो जिसमें ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो हम चलते हैं सीधा अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा सेकंड चैप्टर है एक दल के प्रभुत्व का दौर, इरा ऑफ वन पार्टी डिमेंस। ये चल रहा था। तो इससे पहले हम लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, विपक्षी पार्टियों को उद्भव, केरल में कम्युनिस्टों की जीत और सोशलिस्ट पार्टी। तो ये हम जितने भी विषय हैं ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक नई पार्टी है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय जनसंघ और लास्ट में पढ़ेंगे स्वतंत्र पार्टी। तो ये 3 पार्टियों के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो एक बार हमने इस चैप्टर में जो भी पढ़ा है उसका एक रिकैप, क्विक रिकैप जो है वो ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। तो जिसके तहत जो है भारत में इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई 1950 जनवरी में। ये की गई और कुमार सेन इनके पहले चुनाव अधिकारी थे, चुनाव आयुक्त थे। तो इसके बाद भारत में चुनाव को लगभग 2 बार स्थगित किया गया और फाइनली जो है 1952 में चुनाव, फरवरी 1952 में पहला चुनाव निष्पक्ष पहला चुनाव हो जाता है। तो चुनाव स्थगित करने के पीछे बहुत सारे कारण थे। तो पहला तो कारण था काफ़ी बड़ा एरिया है और काफ़ी बड़े एरिया में एक मतदाता सूची तैयार करनी है। मतदाता सूची में भी हमने जो है सार्वभौमिक मताधिकार को अपनाया, जिसके अनुसार जो भी 21 वर्ष का व्यक्ति होगा तो वो व्यक्ति वोट दे सकता है। तो पूरे देश भर में मतदाता सूची तैयार करना और भिन्न प्रकार के कर्मचारियों को आ, हमने नियुक्त करना है। तो ये काफ़ी बड़ा टास्क था। तो चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग ने ये बड़े ही बखूबी अच्छे तरीके से इस चीज़ को निभाया और भारत में एक तरह से डेमोक्रेसी के लिए जो है, लोकतंत्र के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया और एक सफल तरीके से लोकतंत्र की स्थापना की। तो ये हमने इस टॉपिक में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा किस तरीके से चुनाव कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता में रहती है और किस तरीके से वो पूरे देश भर में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का फ़ायदा उठाते हुए पहले 3 इलेक्शन में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहती है। तो पहले चुनाव में उनको 489 से 364 सीटें मिल जाती हैं और साउथ में कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटें जो है जीत कर जो है वो दूसरे नंबर पर रहती हैं। तो इस तरीके से लगातार जो है 3 बार कांग्रेस अपनी सत्ता स्थापित करने में, भारत में सरकार बनाने में कामयाब रहती है। और 1962 के इलेक्शन में कुछ कांग्रेस के सामने चुनौतियां पेश होती हैं, तो हम देखेंगे आगे। तो कांग्रेस पार्टी का नेचर क्या था? कांग्रेस पार्टी में पहला तो इनका नेचर ये था भाई, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की वजह से लोग इनको, और विभिन्न प्रकार के आंदोलनों में भाग लेने की वजह से लोग इनको भारत का वारिस के तौर पर देखते थे। और दूसरी बात है, सभी ऊंचे कद के नेता जो थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था वो सभी कांग्रेस पार्टी की ओर से इलेक्शन लड़ रहे थे। तो जिसकी वजह से जो है कांग्रेस पार्टी एक विशाल पार्टी थी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के पास पूरे देश भर में एक संगठित संगठन था और उसमें भिन्न प्रकार के जो कार्यकर्ता सब उनमें शामिल थे। और इसके अलावा अलग अलग विचारधारा रखने वाले लोग भी कांग्रेस पार्टी में शामिल थे। तो ये इनकी एक तरह की जो है प्रकृति थी कांग्रेस पार्टी की। उसके बाद हमने पढ़ा था कांग्रेस पार्टी अपने गुट में तालमेल और सहनशीलता स्थापित करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहती है। और कुछ 3 इलेक्शन में तो बिल्कुल कामयाब रहती है, लेकिन उसके बाद कुछ ये सहनशीलता
या कुछ पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट हैं उनकी वजह से विपक्षी दल जो हैं वो सत्ता में, या वो उनका जो है जन्म होता है। और विपक्षी दल जो है कांग्रेस की जो निरंकुशता है या उनके ऊपर अंकुश लगाने की या उनकी शक्ति संतुलन को बरकरार रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था किन 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 तरीक़ों से जो है चुनाव होता है। तो बैलेट पेपर के माध्यम से ये दो चुनाव पहले, और दो तरीके थे, ये दोनों तरीके बैलेट पेपर के माध्यम थे। लेकिन इसमें जो है बॉक्स ज़्यादा थे, बैलेट पेपर सेम ही था, तो जितने उम्मीदवार उतने बॉक्स। तो यहाँ पर क्या किया, बैलेट पेपर वही रहा लेकिन बॉक्स जितने उम्मीदवार की संख्या है उनके अनुसार कर दिए, और एक ही बॉक्स में सभी कैंडिडेट के वोट डाले जाएंगे। तो इसमें जिसमें जिस कैंडिडेट ने ज़्यादा वोट प्राप्त किए तो उनको जो है जितवा दिया जाएगा, वो उम्मीदवार विजयी होगा। और उसके बाद 1990 के दशक के बाद आ, चुनाव में एक और आ, बदलाव आया। तो हमने चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो इस्तेमाल की, और सबसे पहले इसका जो इस्तेमाल 2004 में हुआ था। उसके बाद हमने केरल में कम्युनिस्टों की जीत के ऊपर हमने बात की थी। और उसके बाद हमने सोशलिस्ट पार्टी के बारे में जाना था, जो कांग्रेस से ही एक युवा नेताओं की टोली थी जो बाहर निकलकर अपनी एक अलग पार्टी बनाते हैं। इनके नाम है जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, एस एम जोशी। तो ये व्यक्ति थे जो सोशलिस्ट पार्टी से संबंध रखते थे। आज का हमारा जो टॉपिक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो साउथ में, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो दक्षिण भारत में कांग्रेस को चुनौती इस पार्टी ने दी थी। चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो और चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो। लोकसभा के इलेक्शन में ये लगभग 16 सीटें जीत चुके थे, और विधानसभा की सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 120 में 60 सीटें जीत चुके थे। तो यहाँ पर केरल राज्य में एक पहला राज्य था जो कांग्रेस के अलावा जो है जहाँ पर सरकार बनी थी। तो पहली टक्कर जो है कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ही मिली थी। तो कम्युनिस्ट जो लोग हैं ये क्या है, ये किस तरह की विचारधारा रखते हैं, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में के शुरुआती दिनों में भारत में यहाँ पर भिन्न प्रकार के गुट जो है कम्युनिस्ट पार्टी से प्रेरित थे, जो इनकी तरफ जो है कुछ लोगों का झुकाव हुआ। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी की जो विचारधारा है ये रशिया से संबंध रखती है, रूस से। और रूस के बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी वहाँ पर, और उनसे ये काफ़ी हद तक प्रेरित थे। और ये लोग देश की समस्याओं का समाधान चाहते थे और साम्यवाद की तरफदारी ये कर रहे थे। अगर आपने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा है तो कार्ल मार्क्स की जो साम्यवादी विचारधारा है या कम्युनिस्ट विचारधारा है, उनके बारे में अगर आपने पढ़ा है तो ये टॉपिक समझने में आपको आसानी होगी। तो या इसके अलावा जो हमने समाजवाद, मतलब समाज के लिए जितने भी प्रकार के संसाधन हैं, ये लोग क्या मानते हैं, जितने भी प्रकार के संसाधन हैं वो सब समाज के लिए हैं और सरकार को उनका यूज़ करना चाहिए समाज की भलाई के लिए। तो इस प्रकार की कुछ विचारधारा है। तो अब उन ये लोग क्या मानते थे, जो 1947 में जो आज हमें आज़ादी मिली है वो सच्ची आज़ादी नहीं थी। तो इन्हीं इसी प्रकार की विचारधारा की वजह से तेलंगाना में हिंसक विद्रोह होता है। तो साम्यवादी जो है जनता का इसी वजह से ज़्यादा समर्थन हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि एक खून खराबे की तरफ जो है ध्यान ज़्यादा देते थे और विरोध क्रांति इस प्रकार के इनके रास्ते थे। तो लेकिन 1951 में इनकी पार्टी ने ये हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया और आम चुनावों में भाग लेने का इन्होंने फैसला किया, जिसके चलते इनको पहले आम चुनाव में 16 सीटें प्राप्त होगी। तो जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, और इनके समर्थन में और भी कई राज्य जो है वो आने लगे, जैसे कि आंध्र प्रदेश में इनका जो है वर्चस्व बढ़ने लगा, वेस्ट बंगाल में, बिहार और केरल, इन राज्यों में इनकी पार्टी का जो है फैलाव होने लगा। तो जो एक तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए चुनौती का काम कर रही थी। और चीन और सोवियत संघ
के बीच जो है विचारधारा में अंतर आने की वजह से, अब चीन में भी कम्युनिस्ट हैं और सोवियत संघ में भी कम्युनिस्ट है, तो इनकी उनकी कम्युनिस्टी जो है पार्टी, उनमें थोड़ा बदलाव है। तो जिसकी वजह से इन दोनों देशों में इनकी विचारधारा में अंतर आने की वजह से 1664 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में जो है दरार पड़ गई और ये पार्टी जो है दो भागों में बट गई। तो आपसे ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है पीछे वाले एग्ज़ाम में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, तो 1964 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ प्रमुख नेता थे, जैसे कि ए के एम सॉरी ए के गोपालन, एम ए डांगे। ये एम ए डांगे काफ़ी महत्वपूर्ण आदमी हैं, इनके बारे में पूछ सकते हैं ये कौन थे। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक थे या प्रमुख नेता थे। ई एस एम ई एम एस नमोरीपाद, ये व्यक्ति, इससे पहले भी नाम इनका आया है, जो केरल के मुख्यमंत्री चुने गए थे, पहले मुख्यमंत्री जो गैर कांग्रेसी थे। पी सी जोशी, अजय घोष और पी सुंदरैया, तो ये कुछ नाम थे जो, इनमें भी आपको ये दो नाम जो है याद रखने हैं, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या इससे पहले पूछे गए हैं। आगे हम पढ़ेंगे भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ 1900, इनका गठन 1951 में हुआ था, जब भारत में इलेक्शनों का दौर चल रहा था। तो पहला इलेक्शन जब तैयारी चल रही थी तभी इनका जो है गठन हुआ था। तो इनके अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और ये सोशलिस्ट पार्टी के साथ भी संबंध रखते थे, तो इसके अध्यक्ष थे। अब अगर हम बात करें आज़ादी से पहले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है, ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसमें एक सक्रिय व्यक्ति थे। इसके अलावा हिंदू महासभा के ये सदस्य थे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस बोलते हैं इनको आज कल वर्तमान में, तो ये उसी को ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं। तो आरएसएस का नाम आप काफ़ी फेमस है, सुना होगा आपने। तो ये दो हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले दो संगठनों से इनका जो है नाता था। हम हिंदू धर्म तो नहीं कह सकते, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसमें सभी तरह के लोग शामिल थे। और अब ये जनसंघ के लोग क्या मानते थे, ये देश को एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र, इस बात के ऊपर जोर देते थे। और ये देश की संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक और प्रगतिशील ताकतवर बन सकते हैं। तो भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते थे, इस प्रकार की कुछ इनकी बातें थी। और जनसंघ के लोग भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत का निर्माण करना चाहते थे। ये बात कंप्लीट जो है आज के समय में इनके ऊपर जो है काफ़ी डिबेट भी होती है। तो इसके अलावा हिंदी को, अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने में के जो आंदोलन थे उनमें जनसंघ के लोग जो है सबसे आगे थे। और इसके अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को जो रियायत दी जाए उनके विरोध में ये खड़े थे, उनका ये पूरी तरह से विरोध करते थे। और 1950 के दशक में जनसंघ जो है चुनावी राजनीति के हाशिए पर थी, लेकिन 1952 में इनको 3 सीटें मिल जाती हैं और 1957 में इनको 4 सीटें लोकसभा की मिलती हैं। इनके प्रमुख नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय। आप देखिए बीजेपी की आजकल की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं तो उनमें दीनदयाल का नाम जो है काफ़ी रिस्पेक्टफुली लिया जाता है। तो योजना के नाम ही बल्कि इसके दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर होते हैं। इसके अलावा बलराज मेघक, तो ये जो है ये 3 आदमी थे। और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, वो जनसंघ से ही संबंध रखती है। आप देखेंगे अधिकतर जो है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ है
एक देश एक भाषा, ये सब इसी तरह का ही विचार है जो यहीं से लिया गया है। तो आप समझ सकते हो कहीं न कहीं ये जनसंघ से प्रेरित होकर ये बात कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनसंघ के बारे में जो बातें थी आप समझ गए होंगे। इसके अलावा स्वतंत्र पार्टी, ये एक और पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है जो प्रभाव में आती है। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के बाद 1959 में स्वतंत्र पार्टी जो है ये अस्तित्व में आती है। तो इनके जो प्रमुख पार्टी के नेता थे, सी गोपालाचारी, के एम मुंशी और एन जी रंगा और मीनू मुसानी। मीनू मुसानी का नाम पहले फाइनल एग्ज़ाम में आ चुका है। ये ऐसा पूछा गया है ये किस पार्टी से संबंध रखते थे। देखिए इनमें से कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो आपके फाइनल पेपर में ना आ सके। तो इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ये किस पार्टी से संबंध रखते थे, या ये इस पार्टी का जो है स्थापना कब हुई थी। तो इनकी पार्टी की स्थापना 1959 1959 में हुई थी। तो ये एक स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि सरकार जो है कम से कम अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करे, आर्थिक मसलों में ये किसी भी तरीके की भी जो है सरकार की दखल अंदाजी नहीं चाहते थे। और ये पार्टी कमज़ोर हितों को ध्यान में जो रखकर जो है किए गए प्रावधान हैं सरकार के, तो उनके भी खिलाफ थी। तो ये किसी तरह की छूट नहीं चाहती थी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको दी जाए। तो निजी क्षेत्र में ये खुली छूट की तरफदारी करती थी। तो ये अमेरिका के साथ इनका क्या स्टैंड था, ये अमेरिका के साथ नज़दीकी संबंध बनाने का समर्थन करती थी, वकालत करती थी। और अनेक पार्टियां और हितों के मेल के कारण स्वतंत्र पार्टी विभिन्न हिस्सों में ताकतवर भी हुई, क्योंकि बहुत सारे जो ताकतवर लोग थे वो इनके समर्थन में थे। और स्वतंत्र पार्टी की तरफ जो है जमींदार और राजे महाराजे जो है इस तरीके के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि ये बात ही उन्हीं के समर्थन की कर रही है। तो ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और इस चैप्टर को कंप्लीट करके आप अपने टीचर से एक बार चेक ज़रूर करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।